जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी हिंदी में जैव प्रक्रम। इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं और फिर जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे पढ़ना चालू करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब ये है कि जितने भी सजीव हैं, केवल सजीव का बात करें, जितने भी सजीव हैं उनकी शरीर की जो संरचना है कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं में टूट फूट होता रहता है। जैसे मान लीजिए खेलते कूदते समय चोट लग जाना, घाव लग जाना, और जो भी चोट लगता है एक समय में अगर छोटा चोट है तो अपने आप शरीर रिपेयर कर सकती है, उसके लिए दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यही यदि चोट बहुत बड़ा है तो आपको दवाई लेना पड़ेगा, छोटे काम से नहीं होगा, यानी अपने आप सही नहीं होगा। अब देखिए, यह होगा भी तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ ही चुके थे। जैव प्रक्रम क्या है, इसका सिंपल सा एक डिफिनेशन है कि शरीर की सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, यानी अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम दूसरे शब्दों में देखिए कितना बढ़िया दिया है इसमें, जीवित शरीर में होने वाली, देखिए जितना शरीर जीवित है यानी जीवित शरीर में होने वाली सारी परिवर्तन जैव प्रक्रम में आती हैं। ठीक, अब आगे देखिए, जैव प्रक्रम का मुख्य 4 भाग था। 4 भाग के बारे में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चारों भाग में सबसे पहला था पोषण, दूसरा का श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। तो पोषण, अभी हम लोग पहला पॉइंट शुरू किए थे पोषण। पोषण के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, देखिए पोषण, हेडिंग का नाम है पोषण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण क्या, देखिए लिखा है पोषण आप कहिए या भोजन कहिए, दोनों बात सेम ही है। तो पोषण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी जीव है, जीवित प्राणी है, तो उसके शरीर को काम करने के लिए, चलने के लिए या कोई भी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा ऐसे तो प्राप्त होगा नहीं, जरूर उसके लिए कुछ न कुछ आपको खाना पड़ेगा, या कोई भी जीव है कुछ न कुछ ग्रहण करेगा, उसी ग्रहण करने से, चाहे भोजन हो चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसी से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम मनुष्यों का यदि बात करें तो हम भोजन ग्रहण करते हैं और वही भोजन जाके पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसी भोजन से हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट था पोषण। पोषण को समझ गए हैं। अब आगे देखिए, लिखा है पोषण के 3 मुख्य उद्देश्य तो आपको बता दिए थे। ऊर्जा प्राप्ति का मतलब होता है कि शरीर में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं, शरीर निर्माण में और रोग से रक्षा में, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके थे। और भोजन का जो 7 एलिमेंट है यानी अवयव है, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन और मोटा चारा यानी रुक्षांश कहते हैं। इन 7 में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पहले पढ़ रहे थे, देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिला है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। अरे भाई, जिसमें कार्बन आ गया वो कार्बनिक यौगिक तो हो ही गया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है। और एक व्यक्ति प्रतिदिन यानी हर दिन आपको 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम डेली लाइफ में इससे ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश ये किया जाए कि जितना खा रहे हैं उतना काम भी करें। अगर काम करेंगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा की मात्रा है शरीर में ही खर्च हो जाएगी। यदि काम नहीं करेंगे तो ये वसा यानी टोन के रूप में या मोटापा के रूप में आप में दिखाई देगी। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टार्च, शर्करा और सेलुलोज। तो स्टार्च को हम लोग मंड या चोकर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो आटा आपके घर आता है, उस आटे को आप चालते हैं, तो चालने के बाद आटा में चोकर हम लोग बाहर निकाल के फेंक देते हैं और आटे की रोटी यानी पका के खा जाते हैं। जबकि असली जो कह सकते हैं कि पोषक तत्व है वो स्टार्च यानी चोकर में रहता है, मंड में रहता है, और जिसको हम बाहर फेंक देते हैं, भैंस को खिलाते हैं। बताइए, असली चीज़ हम लोग भैंस को खिला रहे हैं, जो खराब चीज़ है वो हम लोग खा रहे हैं। ठीक ना, तो हम लोग को बिना चाले आटा खा लेना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा बहुत अगर चाल देंगे तो अच्छा ही है। देखिए, स्टार्च के बारे में पढ़ चुके थे। मध हुए यानी शहद हो गया, अंगूर हो गया, गन्ना हो गया, इन सब मीठे चीज़ों में शर्करा की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। सेलुलोज का पाचन आपको बता दिए थे कि इंसान के अंदर न कोई बैक्टीरिया न कोई ऐसा पाचक रस है जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, जबकि जानवरों में सेलुलोज का पाचन होता है। अब आप कहेंगे सेलुलोज क्या है, तो देखिए जितना भी घास फूस या साग हो गया, कोई भी चीज़, हरा चीज़ अगर हम खाते हैं तो यदि उसमें सेलुलोज है, जिसमें सेलुलोज है, वो सेलुलोज का पाचन हम लोग में नहीं होता है, जबकि विटामिन का, मिनरल्स का और अन्य पोषक तत्वों का पाचन हम कर सकते हैं।
क्या नहीं पाचन होगा मनुष्य में, तो सेलुलोज का। सेलुलोज का पाचन हम लोग में नहीं होता है, फल में, तरकारी, ये सब में पाया जाता है। चलिए, इसके आगे पढ़ना था वसा। तो देखिए, वसा भी कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा अधिक जैसे होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आप अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो मान लीजिए जितना एनर्जी बनता है उससे ज़्यादा एनर्जी वसा को कम मात्रा में लेंगे तब भी बन जाएगा। यानी वसा में एनर्जी बहुत हाई होता है। अब देखिए, लिखा है वसा यानी फैट क्या होता है, यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है। यह भी शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, जितना ज़्यादा मोटा आदमी होगा ना उसको ठंडा उतना कम लगेगा, क्योंकि मोटा होने से क्या हो, स्वेटर पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ स्वेटर जैकेट पहनेंगे, मोटा मोटा चमड़ी है, ठंडी आके वहीं पर रुक जाएगा, अंदर नहीं लगेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि वसा शरीर को चिकना एवं हट्टा कट्टा बनाता है। देखने में अगर वसा आप ठीक ठाक ले रहे हैं ना तो वसा आपके शरीर को चिकना बनाएगा और हट्टा कट्टा यानी दिखने में मतलब भयानक बनाता है। एक युवा व्यक्ति को प्रतिदिन 100 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। मनुष्यों के लिए वसा 2 स्रोत होते हैं वसा के। अब देखिए, एक दिन में 100 ग्राम ही आवश्यकता होती है, लेकिन जब दाप के पूड़ी सब्जी हम लोग खाते हैं ना तो पता नहीं चलता 100 ग्राम हुआ कि 100 पूड़ी हो गया, ठीक है। तो यानी ज़्यादा हम लोग वसा का मात्रा लेते हैं, जबकि एक दिन में व्यक्ति को 100 ग्राम से अधिक वसा नहीं लेना चाहिए। अब देखिए आगे लिखा है प्राणिज वसा। प्राणिज वसा यानी वसा 2 प्रकार से मनुष्य को मिलता है, एगो प्राणिज वसा, एक वानस्पतिक वसा। अब देखिए, प्राणिज वसा नाम में ही है प्राणी, यानी जो हमको किसी प्राणी से मिलता हो, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, चर्बी हो गया, ये सब चीज़ हमको प्राणियों से मिलता है। दूध और देखिए, दूध, दही और मक्खन और घी ये सब किस में मिलेगा, ये सब जानवरों से मिलता है। और आगे चर्बी यानी किसी जानवर का अगर मांस वगैरह खा रहे हैं तो वो भी, यानी चर्बी, लोग कहते हैं चर्बी खाना बहुत बढ़िया रहता है, तो चर्बी अगर खाएंगे किसी जानवर का तो वो भी वसा का ही रूप है, और किस में आएगा, प्राणिज वसा में। वानस्पतिक वसा मतलब सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, सरसों, तिल, बादाम, मूंगफली, इन सब चीज़ में इसको हम वानस्पतिक कहते हैं, जो पेड़ पौधों से मिलता है। प्राणिज वसा जो प्राणियों से मिलता है, और वानस्पतिक वसा जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। अगला पॉइंट इसमें है प्रोटीन। प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन को शरीर का इमरजेंसी ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा पढ़े हैं वसा, और तीसरा पढ़े हैं क्या, प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, शरीर में यह 3 जो ऊर्जा आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों ऊर्जा ही हैं। तीनों का काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऐसी ऊर्जा होती है जिससे रोज़ हम खाना खाते समय या कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं और उससे बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा ऊर्जा है जिसको कहते हैं डेली लाइफ का ऊर्जा, यानी रोज़ आप खाना खाइए, ग्लूकोज से ऊर्जा बना, और उसी कार्बोहाइड्रेट वाले ऊर्जा से आप काम करिए। अगर मान लीजिए आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और काम तनिको नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर वसा बनना चालू हो जाएगा, यानी मेहनत नहीं करेंगे तो जो खाना आप खा रहे हैं वो किस रूप में कन्वर्ट होगा, वसा। और बाकी जो शरीर का करता है कि अगर कोई इमरजेंसी हुआ, मान लीजिए कई बार लोग व्रत रहते हैं, कोई खाना वाना नहीं खाते हैं, तो उनका शरीर क्या करता है, आखिर तब भी सारा काम वो कर सकते हैं और वो शरीर भी जिंदा रहता है। आखिर कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन नहीं किया है और फिर भी अपना सारा काम कर रहा है और दिन भर काम कर रहा है, जबकि भोजन नहीं किया है, कैसे हो सकता है, तो उसके शरीर में एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन करता क्या है, शरीर का इमरजेंसी ऊर्जा माना जाता है। जब आप काम करते हैं और व्रत हैं, खाना नहीं खाए हैं, तो आपके शरीर में 2 ही चीज़ खर्च होगा, या तो वसा या तो प्रोटीन। माना जाता है कि सबसे पहले आपके शरीर में वसा यानी कार्बोहाइड्रेट पहले खर्च होना चालू होता है। कार्बोहाइड्रेट का मात्रा खर्च होने के बाद आप में वसा का मात्रा खत्म होता है, और वसा खत्म होने के बाद तीसरा नंबर पर आता है प्रोटीन। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप भोजन हद से अधिक करते हैं, खाना खूब ज़्यादा खाते हैं, काम मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में वसा का मात्रा बनना चालू होगा, और वही बाद में जाके जिम उम में लोहा उठाएंगे। बताइए, पैसा देकर क्या उठाएंगे, लोहा उठाएंगे, और उसके बाद तब जाके फिर आपका वसा गायब होगा। यानी इससे अच्छा क्या है कि खाना बहुत अधिक मत खाइए, मीडियम में खाइए, और
खाना खाते हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज या कोई वर्कआउट या कोई काम करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे तो वसा का मात्रा आप में नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा, ठीक ना। प्रोटीन को हम इमरजेंसी ऊर्जा मानते हैं, ये तब खर्च होता है जब इन दोनों की कमी हो गई होती तो प्रोटीन खर्चा होना चालू हो जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। इससे पहले जो दोनों हम पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, उसमें क्या क्या पाया जाता था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों में, वसा में भी और कार्बोहाइड्रेट में भी। इसमें देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, तीन चीज़ अधिक है, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। अब देखिए लिखा है प्रोटीन ऊतकों का विकास करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रोटीन एक इंजीनियर की तरह काम करता है। बेचारा इंजीनियर नहीं कहेंगे, रिपेयरिंग का काम करता है। अगर आपके शरीर में कोशिकाओं की आवश्यकता है तो कोशिकाओं को नया कोशिका बनाता भी है, जो टूटा फूटा कोशिका उसको रिपेयर यानी ठीक करता है। इस तरह से प्रोटीन आपके शरीर में कार्य करता है। अब देखिए लिखा है जो प्रोटीन प्राप्ति है उसका भी दो स्रोत है, इसमें भी वही है, वानस्पतिक प्रोटीन और यहाँ पे जंतु प्रोटीन। वानस्पतिक प्रोटीन क्या हो गया, देखिए सोयाबीन यदि आप खाते हैं, सेम खाते हैं, मटर, चना, टमाटर, बादाम, मूंगफली, अखरोट, ये सब चीज़ खाएंगे तो भी आपको प्रोटीन मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये सारा प्रोटीन वनस्पति से आ रहा है तो इसीलिए इसको वानस्पतिक प्रोटीन कहेंगे, पेड़ पौधों वाला प्रोटीन कहेंगे। लेकिन जंतु प्रोटीन जो आपको जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, इन सब से भी प्रोटीन प्राप्त होता है, इनको हम जंतु प्रोटीन कहेंगे या प्राणी प्रोटीन कह सकते हैं। ये प्राणियों से हमें प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। मांस, देखिए मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब डॉक्टर भी खाने के लिए कहता है जब प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन सबसे सही बात है कि डॉक्टर किस व्यक्ति को क्या खाने के लिए कहे, ये डॉक्टर को समझना चाहिए। शाकाहारी व्यक्ति है तो आप अंडा या ये मछली का उसको ज़बरदस्ती मत करिए, उसको शाकाहारी है तो उसको दूध कहिए, पनीर कहिए। यदि मांसाहारी व्यक्ति है तो भाई उसके लिए तो दूध हो चलेगा, मांस हो चलेगा, राक्षस अच्छे हैं। अब देखिए आगे देखिए खनिज लवण क्या होता है। हाँ देखिए खनिज लवण यानी मिनरल साल्ट, देखिए खनिज लवण ऊतकों का निर्माण करते हैं एवं शरीर की सभी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। खनिज लवण ज़्यादातर हमें जल से प्राप्त होता है, जो हम जल पीते हैं ज़मीन के अंदर से आता है, उसमें कई सारे मिनरल्स यानी खनिज लवण मिले होते हैं और इनका काम ये है कि हमारे सभी शरीर के ऊतकों को प्रभावित करता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा, उदाहरण जैसे अस्थियों एवं दांतों की संरचना का एक मुख्य भाग फास्फोरस और कैल्शियम होता है। अब सुनिए, आपके दांत का जो बनावट है वो कैल्शियम फास्फेट से बना है, यानी कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुख्य होते हैं। हीमोग्लोबिन में जो लोहा पाया जाता है, लोहा यानी आयरन कहते हैं उसको, ठीक ना, जो ऑक्सीजन के वहन में सक्रिय भूमिका निभाता है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हवा पहुंचता है फेफड़ा तक और फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन हमारे खून के आरबीसी में पाया जाता है। अब सुनिए, पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा तो ठीक ठाक है, काम चल जाता है, लेकिन महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। अब उससे होता ही है, अगर पुरुष को खूब बढ़िया धूप में खड़िया दीजिए, कितना खड़ा रहेगा धूप में, उसको थोड़ा लेट चक्कर आएगा। लेकिन महिलाओं को अगर धूप में खड़ा कर देंगे ना, अब क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, जहाँ नहीं थे धक से गिर जाएंगी सब बार बार। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन की संख्या पुरुषों में सही पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है। अब सुनिए, लिखा है अमाशय में यानी अमाशय रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य भाग क्लोरीन होता है। देखिए हमारे पेट के अंदर एक अम्ल पाया जाता है, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने में सहायता करता है। उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCl। तो HCl में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो क्लोरीन होता है वो सबसे मुख्य भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब लिखा है थायरोक्सिन हार्मोन, देखिए हमारे गले के पास यहाँ पर एक
ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। एच आकार का होता है, अंग्रेजी के अक्षर एच आकार का होता है थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए, श्रावण मतलब निकालने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की आवश्यकता होती है मानव शरीर में। देखिए, जो यहाँ पे थायरॉक्सिन, इस थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, उसको निकलवाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसका होता है? आयोडीन का होता है। अगर आप आयोडीन की मात्रा कम लेते हैं, जैसे पहले के लोग रोड़ा वाला नमक खाते थे तो आयोडीन की मात्रा उसमें नहीं रहती थी, तो घेघा नामक रोग, इतना बड़ा बड़ा जो गला था वो मांस झूल जाता था और घेघा नामक रोग हो जाता था। ठीक, लेकिन अभी आयोडीन पर्याप्त हमको मिलता है। लिखा है कि मानव शरीर में खनिज तत्वों की कुल मात्रा शरीर के वजन का 4.5% होती है। यानी आपके शरीर का जितना वजन होगा, कुल वजन, उसका 4.5% आपको खनिज की आवश्यकता है। आपको खनिज तत्व आपको चाहिए। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है जल, वाटर। तो इसके बारे में बड़ा फेमस है कि जल ही तो जीवन है। जल क्या है? जीवन है। देखिए, मनुष्य के शरीर में 65 से 70% पानी पाया जाता है, जबकि मस्तिष्क में 90% पानी पाया जाता है, और इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन। देखिए, जल के बारे में, मनुष्य के शरीर में 65 से 70% जल की मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के शरीर के रक्त संचालन के लिए, विभिन्न अंगों के स्वस्थ रखने हेतु, शरीर के विभिन्न ऊतकों को मुलायम तथा लोचदार रखने के अतिरिक्त शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं के लिए भी जल की समुचित मात्रा की आवश्यकता होती है। यह हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसके अभाव होने पर मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। देखिए, अगर आप कोशिका का चित्र अगर आपको 9th में याद होगा तो देखिए, कोशिकाओं के यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियस, और मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी तरह को पाया जाता है वैक्यूल्स, यानी रसघानी। इसको क्या कहते हैं? रसघानी। रसघानी का काम होता है स्टोर करना पानी। देखिए, रसघानी का काम क्या है? पानी को स्टोर करना। देखिए, जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी जैसे पिएंगे, आपके पेट में पूरा पानी भर गया, अगर आप तनिको सोए हैं, इधर उधर करवट बदलें तो पनिया हड़र हड़र करेगा, अगर दौड़ेंगे तब वो सुनाई देगा। अगर वही पनिया 10 मिनट आधा घंटा आप आराम कर लें तो पानी अंदर से गायब हो जाता है। जबकि पसीना भी आपको न हुआ हो, अगर आप टॉयलेट भी नहीं गए हैं, तभी भी पानी गायब हो जाता है। आखिर वो पानी जाता कहाँ है? तो हमारे शरीर में करोड़ों अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, और सभी कोशिकाओं में एक कोशिका का छोटा सा अंग है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स यानी रसघानी, और इसका काम क्या होता है? स्टोर करना पानी। ये पानी को स्टोर कर लेता है और हमारे शरीर से पानी गायब हो जाता है, और पानी की वजह से ही हमारे शरीर में जो अंग होते हैं वो मुलायम होते हैं, और मस्तिष्क में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 90% मस्तिष्क पानी से ही बना है। ठीक ना? पानी से शरीर की लगभग सभी क्रियाएं पानी से ही चलती हैं, और जैसे ही अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम, यानी जो अभी रसघानी दिखाए हैं, रसघानी में अगर 1-8% कमी होता है पानी का तो आपको प्यास लगता है। 2-3% पानी का हुआ तो बहुत तेज प्यास लगेगा। अगर 5 से 7% पानी का कमी हुआ तो आपका खेल खत्म। ठीक ना? इंसान बिना भोजन के मान लीजिए लगभग 21 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 4 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन में उसका कहानी खत्म हो जाएगा। इतना जरूरी है पानी। ठीक ना? हवा की बातें नहीं करेंगे, उसके बिना तो 5 से 7 मिनट बहुत ज़्यादा है। ठीक ना? अब आगे देखिए, लिखा है विटामिन। विटामिन का नाम आपको पहले बता दिया गया है। विटामिन ए होता है, बी सी डी ई के। तो ये जो विटामिन होता है, इसमें देखिए विटामिन कार्बनिक यौगिक है, यानी इसमें भी कार्बन की मात्रा है। यह शरीर को रोगों से बचाता है। प्रोटीन शरीर को वृद्धि करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता था, लेकिन विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा। तो दोनों का नाम याद रखेंगे। प्रोटीन का काम होता है शरीर में वृद्धि करना, शरीर को बड़ा बनाना, मजबूत बनाना, और जबकि विटामिन का काम होता है शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करना। तो विटामिन देखिए, लिखा है कि शरीर में होने वाले उपापचय क्रियाओं में उत्तेजक की भूमिका निभाता है, यानी शरीर में जो आपकी क्रियाएं चल रही होती हैं उनको और फास्ट करता, और तेज कर देता है, इसलिए इसको कैटलिस्ट यानी उत्तेजक कहा गया है। यह ऊतकों में एंजाइम का निर्माण कराता है
जो कोशिकाओं और ऊतकों में पोषक तत्वों को परिवर्तित करने में मदद करता है। ये क्या करता है, आपके शरीर में जो ऊतक हैं उनमें एंजाइमों का निर्माण कराता है। लिखा है इसका अभाव शरीर में अनेक रोगों को जन्म देता है। अगर आप में विटामिन की कमी हुई तो कई प्रकार के रोग पाए जाते हैं। जैसे माना जाता है विटामिन ए की कमी हुई तो आपको रतौंधी आएगा, यानी आपको रात में दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी। इसी तरह से विटामिन की जब आपके शरीर में कमी होती है तो तरह तरह के रोग से आपको सामना करना पड़ता है। लिखा है रासायनिक बनावट और किए गए शारीरिक कार्यों के अनुसार विटामिन को प्रमुखतः ए बी सी डी ई और के में विभाजित किया गया है। ठीक, अब आगे देखिए अगला हेडिंग हम लोग का है मोटा चारा। मोटा चारा का मतलब छांटी या भूसा मत समझिएगा, समझ गए। घास फूस का मतलब वही होता है। मान लीजिए भैंस भी घास फूस खाती है, और सही से देखा जाए तो साग खाना, पालक हो गया, चौराई हो गया, ये सभी घास भूसा में ही आएगा जो हम लोग खाते हैं। तो मोटा चारा यानी रेशेदार भोजन जो हम लोग करते हैं उसको मोटा चारा या रुच्छांस कहते हैं। जैसे लिखा है रुच्छांस हमारे शरीर को पोषकों के अतिरिक्त आहारी रेशों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं आहारी रेशों को हम रुच्छांस कहते हैं। जैसे आगे देखिए लिखा है इसमें कि रुच्छांस के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या क्या कार्य करता है रुच्छांस आपके शरीर में? तो यह आहार नली में भोजन के गति क्रम को बनाए रखने में सहायता करता है। यानी आपके शरीर में आपका जो आहार नाल है उसमें ये रुच्छांस उसके गति को या जो क्रम है भोजन को आगे बढ़ने का, जैसे मान लीजिए मुंह में भोजन कूदते हैं तो फिर जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली में धीरे धीरे जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, लगभग 4 घंटा रुकने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा छोटी आंत में। तो ये जो गति का क्रम है इसको कौन बनाए रखता है? रुच्छांस। इसीलिए रुच्छांस बहुत आवश्यक है। यह आहार नली को स्वच्छ रखता है तथा कब्ज को रोकता है। बार बार मसाला खाएंगे या चाउमीन बर्गर या ऐसा ऊट पटांग चीज़ खाएंगे तो आपके पेट में कब्ज की समस्या हो सकती है। इसीलिए ये बल्कि मसालेदार भोजन नहीं होता है, रेशे वाला भोजन आपके पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायता करता है। ठीक, आगे देखिए यह मल गति क्रम को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायता करता है। कई बार देखा जाता है कि तेल मसाला ये सब अधिक खाने से लोगों को बवासीर जैसी समस्या हो जाती है, लेकिन वही यदि आप अपने भोजन में रेशेदार चीज़ों को शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये परिवर्तन आप में अच्छा होगा। आपका जो सुचारू क्रम है यानी जो आहार नली में भोजन का गति का क्रम है वो सही रूप से चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अब समझते हैं पोषण के प्रकार। पोषण हेडिंग पढ़ लिए, अब इसमें पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। तो देखिए पोषण लगभग यहाँ पे ये देखिए पोषण 2 प्रकार के पाए जाते होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक क्या होगा? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी, और एक होता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। परपोषी को ही हम कहते हैं विषमपोषी, परपोषी या विषमपोषी पोषण। देखिए पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं, और ऐसा पोषण या ऐसा पोषण का तरीका जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे आप लोग अब सोचेंगे कि हम लोग तो स्वपोषी में आएंगे क्योंकि हम अपना खाना खुद बना लेते हैं, दोनों टाइम तीनों टाइम खाते हैं, लेकिन नहीं, हम अपना खाना कभी बनाते नहीं हैं, हम तो खाना पकाते हैं, और पकाना बनाना में बहुत अंतर है, समझ गए। तो हम लोग भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। और पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको स्वपोषी कहा गया है, और हम जैसे जीवों को जो कुछ किसी दूसरे जीव पर निर्भर है या दूसरे पौधे पर निर्भर है उससे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी या विषमपोषी। जैसे हम लोग अगर भोजन का जो भोजन करना है, अगर खेतों में धान गेहूँ या कोई भी अनाज हुआ ही नहीं तो आप करते रहिए भोजन, भोजन मुश्किल है। देखते हैं नॉर्मल सब्जियों अगर कमी सप्लाई कम पड़ता है तो बहुत महंगा हो जाता है। तो भोजन कब हमको मिलता है? जब पेड़ पौधों से मिले तब, या जीव जंतुओं से मिले तब, ठीक ना। हम लोग डिपेंड हैं पेड़ पौधों पर भी, जीव जंतुओं पर भी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो पोषण 2 प्रकार का होता है। वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है स्वपोषी कहलाता है, और ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे पर रहता है, उसको परपोषी कहते हैं। अरे शेर अपना भोजन बनाता है नहीं, अगर सियार,
हिरण, ये सब जीव नहीं मिले तो शेर भूखा मर जाएगा। हम लोग भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं, जबकि पेड़ पौधा को कोई कहीं जाने की आवश्यकता, न बाजार जाएगा, न मसाला लाएगा, न उस चाउमीन बर्गर बनाएगा। एक नंबर बेचारा अपना काम करता है, पेड़ खड़े खड़े रहता है और हवा से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लिया, जमीन से जल ले लिया, और उसके अंदर क्लोरोफिल पहले से रहता ही है। सबकी मदद से वो क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है और जहाँ खड़ा वहीं खड़े रह जाता है। हम लोग को देखिए, खेत भागेंगे अनाज लाने के लिए, बाजार भागेंगे सब्जी और मसाला लाने के लिए, उसके बाद गैस सिलेंडर वाले के पास जाएंगे गैस सिलेंडर लाने के लिए, और बाद ना झाम ताम करके खाना बनाते हैं तो अब जा खाते हैं। अच्छा तो ये होता, हम लोग भी स्वपोषी रहते, सूर्य को देखते प्रकाश संश्लेषण कर लेते, आराम से खाना बन जाता, लेकिन इस तरह से संभव नहीं है। अब देखिए आगे लिखा है, स्वपोषी पोषण क्या है, तो देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 को पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो हरा पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो देखिए, सूर्य का प्रकाश लेकर, यानी सूर्य के प्रकाश की सहायता से पानी, जमीन से पानी लेकर जड़ द्वारा, और हवा से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पौधों को इन्हीं 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है बाहरी, एक सूर्य का प्रकाश, एक जमीन से जल और खनिज लवण, और पौधों और हवा से CO2। इन 3 चीज़ों की मदद से पौधा अपना भोजन बनाता है, और पौधा का अपना द्वारा भोजन बनाना स्वपोषी पोषण कह सकते हैं, या इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। पौधे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना प्रकाश संश्लेषण कहता है। ठीक ना, ऐसे अच्छा लिख देता, पौधा का भोजन, पौधा वह अपने द्वारा क्या बना लिया, भोजन। अब इसमें आगे पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन बनाता हो, कौन है, हरे पौधे, और कुछ शैवाल तथा हरित लवक भी हैं जो अपना भोजन, या कुछ जीवाणु हैं जो अपना जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ठीक ना, तो लिखा है, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तथा इस प्रक्रिया में उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब सुनिए, ये बाई प्रोडक्ट क्या है समझिएगा। जैसे अगर हम लोग कहीं जाते हैं सरसों लेकर, और सरसों से तेल पेराते हैं, यानी तेल निकलता है, तो सरसों से तेल निकलना ये हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ, लेकिन वही साथ साथ खरी निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट हो गया है। यानी हम कोनो मेन प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए कोनो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलता है, उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए गन्ना लेके मशीन में लगा दिए, और गन्ना जो होता है, जैसे गन्ना पिसाई होगा उसमें से जूस निकलेगा, तो जूस तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, इसीलिए तो गन्ना पेराई किए हैं। लेकिन जो साथ में जो उसका खुज्जा या कचड़ा निकलता है, उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कोई भी अगर हम काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो हम रोक नहीं सकते, तो बनबे करेगा, उसी को हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो यानी अब समझिएगा पौधा का होशियारी, तो पेड़ पौधा करता ही है। हम लोग को लगता है पेड़ पौधा हम लोग के लिए ऑक्सीजन देता है, अरे वो हम लोग के लिए ऑक्सीजन नहीं देता है, पेड़ पौधा ही करता है ना, कि जब ज़मीन से जल ले लेता है, खनिज लवण ले लेता है, सूर्य से उनका प्रकाश लेता है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, और इन तीनों की मदद से अपना भोजन बनाता है। और जब भोजन बनाता है यानी ग्लूकोज बना रहा होता है, उसी दौरान वो ऑक्सीजन का भी निर्माण करता रहता है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, यानी वो बनाना नहीं चाह रहा था, साथ साथ बन गया, और उसी का वो ऑक्सीजन अपना यूज़ कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो हम लोग को देता है। यानी वो तो वही हाल होगा कि किसी का शादी है और शादी में नहीं बुलाया, और जबकि शादी में अगर इतना खाना बनवा दिया ख़त्म नहीं हुआ, तो आपके घरे पहुंचा रहा है, ले लीजिए भाई खाना है, ख़राब हो जाएगा, तो बताइए आपका क्या हाल ही होगा। यानी पेड़ पौधे अपने इच्छा से ही नहीं कि ऑक्सीजन बना के आपको दे दिए, पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, और ये ऑक्सीजन पहले सब अपने इस्तेमाल कर लेते हैं, और अपने से जो ज़्यादा बचता है वो वायुमंडल में, वातावरण में आता है, जिससे हम सांस लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें
प्रकाश संश्लेषण दो शब्द से बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब प्रकाश और सिंथेसिस मतलब निर्माण करना। प्रकाश के द्वारा पौधों का अपना भोजन निर्माण करना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अब चलिए प्रकाश संश्लेषण में देखेंगे कि क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, कोनो भी चीज़ हम करते हैं, कोनो चीज़ बनाते हैं तो कच्चा सामग्री लगता है। जैसे घर बनाना हो, ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, ये सब लगेगा, ये कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल इसको कहते हैं। इन्हीं के इस्तेमाल से घर बनता है। चाय बनाना हो तो दूध लगेगा, दही, अरे सॉरी दूध, चीनी, पानी, चायपत्ती, ये सब लगे तो चाय बन जाएगा। तो उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए सबसे पहला जो सबसे मेन है सूर्य का प्रकाश। बिना सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 देखिए प्रकाश नाम ही है। तो जब नाम में ही प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, और एक क्लोरोफिल जो होता है वही सूर्य के प्रकाश को पत्ती में सोखने की काम करता है। जैसे क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है और क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सोखता है। आगे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो CO2 होता है वो जो ज़मीन पर रहने वाले, स्थलीय पौधा मतलब जो ज़मीन पर है, पानी के अंदर वाला नहीं, जो ज़मीन पर जो पौधा रहता है वो अपना CO2 किससे प्राप्त करता है? वायुमंडल से, आसपास के वायुमंडल से ही प्राप्त कर लेता है। और जो जल है, स्थलीय पौधा जल प्राप्त करता है अपने जड़ों द्वारा, मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। ठीक, यानी इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में क्लोरोफिल, और CO2 जो हमारे वायुमंडल में मिलता है, और जल जो ज़मीन से जड़ द्वारा सोख लिया जाता है। अब आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के चरण, यानी कितने प्रक्रियाओं में, चरणों में ये कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो सूर्य के ऊष्मा को पहले सोखते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यानी जो प्रकाश से ऊर्जा आ रहा है उसको रासायनिक यानी केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करना। अब आप कहेंगे ई कौन सी है, तो ई समझिए, जैसे सोलर का प्लेट होता है, सोलर पैनल होता है, वो सूर्य का ऊष्मा यानी ऊर्जा लेकर और उसी ऊर्जा यानी सोलर ऊर्जा से वो तुरंत बिजली वाले ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से पौधा के अंदर का क्लोरोफिल उस सूर्य का प्रकाश लेगा और उसी प्रकाश को किस में बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब आगे लिखा है जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जो जल होता है, जल को हम कहते हैं H2O, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 है। तो जल और यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन होता है, ये टूट के अलग होते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस में बदलने लगता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलने लगता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में यही अभिक्रिया आपको करनी होती है। जैसे अभिक्रिया क्या है कि देखिए CO2 कहाँ से मिल गया, तो पेड़ पौधा को CO2 मिलता है अपने आसपास के वातावरण से। H2O जमीन में जो जड़ है पेड़ का, वो जड़ के रास्ते जल को सोख लेता है, H2O पा गया। तो पेड़ पौधा कहाँ पा गया? CO2 पा गया वातावरण से, H2O पा गया जमीन के अंदर से, सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से आ ही रहा है, और क्लोरोफिल पत्ती में होता ही है। तो चारों जैसे मिल गया तो क्या बनेगा? सबसे पहला जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट। O2 ऑक्सीजन क्या है? बाई प्रोडक्ट। ई बना रहे थे, ई ज़बरदस्ती बन गया। अभी बताइए हम ये कहें कि गन्ना को ऐसा पेराई किया जाए कि उसमें से जूस बने, लेकिन खुज्जा उज्जा जो भी कचरा वो बचे ना, तो ऐसा हो सकता है? अरे वो बचेगा, बाई प्रोडक्ट साथ साथ बनता ही बनता है। तो देखिए इसमें क्या है कि ग्लूकोज, इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है। जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट यानी साथ साथ बेचारा बन गया, और लास्ट में क्या बन गया? H2O। केमिकल को बैलेंस करना आप केमिस्ट्री में सीखेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि तत्व का जो
तत्व होते हैं अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर, उनकी संख्या हमेशा परमाणुओं की समान होती है। ऑक्सीजन की संख्या देखिए, इधर 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन है और यहाँ पे 12 गो ऑक्सीजन, तो 12 12 24। इधर देखेंगे 6 ठो ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18, 18 6 24, यानी 24 ऑक्सीजन इधर भी है। यानी इस रिएक्शन से आप ये समझेंगे कि कैसे पेड़ पौधे CO2 वातावरण से ले लेते हैं, H2O जड़ से प्राप्त कर लेते हैं, यानी पानी जड़ से ले लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, क्लोरोफिल पत्ती में पहले से होता है, और इन्हीं सब की मदद से सबसे मेन प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट बन जाता है ऑक्सीजन, जो इसका बाई प्रोडक्ट कहलाता है, उप उत्पाद कहलाता है, और ये जो H2O यानी पानी लास्ट में बन जाता है। तो आगे देखिए लिखा है नोट में, निकलने वाली ऑक्सीजन जल के अणु से आती है। जो ऑक्सीजन होता है वो जल के अणु, देखिए इसमें है ना H2O, वो क्या है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है वो किससे आती है, जल से आती है, न कि आप कहेंगे CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन नहीं आती जो हमें पौधों द्वारा प्राप्त होती है। यानी पौधों द्वारा जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो जड़ से, जब जल लिए होते हैं H2O, उसी से हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलिए आगे कल देखेंगे। जय हिंद।